नमस्कार, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद बीएससी में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 1935 के भारत संस्करण अधिनियम को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बहुत ही ज्यादा ब्रिटेन जन बल और धन से पीड़ित हुआ। ब्रिटेन की सरकार चली गई और नई सरकार सत्ता में आई। जो नई सरकार सत्ता में आई उसका नाम था लेबर पार्टी। ठीक है, तो लेबर पार्टी सत्ता में आई और लेबर पार्टी के सत्ता में आते ही लेबर पार्टी क्या थी? ये भारत की हितकर थी, भारत की हितकारी थी, भारतीयों के पक्ष की बात करती थी। यही कह सकते हो कि भारत में उपनिवेशवाद के कहीं ना कहीं खिलाफ थी। तो लेबर पार्टी ने एक संसदीय शिष्टमंडल का गठन किया कि जाइए और वहां पर देखिए कि किस तरीके से भारत के लोग अब राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं। ठीक है, तो एक संसदीय शिष्टमंडल तीन सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल भारत आया। भारत में आकर के अलग अलग राजनीतिक दलों से मिला, अलग अलग प्रांतों पे गया और उसके बाद जो उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के बाद दो प्रकार की योजनाएं सामने आई। जो संसदीय शिष्टमंडल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की ब्रिटेन की सरकार के सामने, उसके बाद दो प्रकार की योजनाएं सामने आई। एक योजना का नाम था दीर्घकालिक योजना और दूसरी योजना जो सामने आई उसका नाम था अल्पकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना जो थी उसका समय है 16 मई 1946 16 मई को दीर्घकालिक योजना बनी और अल्पकालिक योजना ठीक एक माह बाद 16 जून 1946 को प्रस्तुत की गई। दीर्घकालिक योजना का कहीं ना कहीं उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करवाना और अल्पकालिक योजना का कहीं ना कहीं उद्देश्य था जब तक संविधान का निर्माण हो रहा है उस समय तक एक अंतरिम सरकार का गठन कराना। तो इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिम सरकार का गठन कराना। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि अल्पकालिक योजना और दीर्घकालिक योजना का उद्देश्य क्या है और कभी है। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार समझते हैं कि दीर्घकालिक योजना क्या है। दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत सबसे पहले बात रखी गई, दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत जो सबसे पहले बात रखी गई, सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया, एक संघीय शासन। भारत में एक संघीय शासन होना चाहिए जिस संघीय शासन में ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होनी चाहिए। कौन कौन शामिल होगा इसमें? ब्रिटिश प्रांत, भारत में संघीय सरकार हो और वो संघ जो बने किसका बने? ब्रिटिश प्रांतों का और देशी रियासतों का। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट रखा गया विदेश, संचार व रक्षा के मामले। विदेश के मामले, संचार के मामले व रक्षा के मामले उसी संघीय सरकार को दिए जाएं संचालित करने के लिए। ठीक है ना? तो संघीय सरकार के पास ये रहेंगे और संघीय सरकार इनको ड्राइव करने के लिए, इनको चलाने के लिए इनके खर्च का, इनके व्यय का प्रबंध भी करेगा। तो इनके व्यय का प्रबंध भी कौन करेगा?
बैंक का प्रबंध करने का अधिकार किसका होगा? प्रबंध का अधिकार किसका होगा? तो संघीय सरकार के पास होगा। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत संघ के पास एक कार्यपालिका होगी, संघ की कार्यपालिका होगी, वह विधायिका होगी। ठीक है, यानी संघ अपने तरीके से कानून बनाएगा और उन कानूनों का क्रियान्वयन भी करवाएगा। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका होगी। इसके बाद चौथे पॉइंट के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे या सांप्रदायिक, क्योंकि उसमें सांप्रदायिकता बड़ी ज्यादा हावी थी, तो महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मुद्दे, इन महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मुद्दों पर संघ की बहुमत से फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, बहुमत से प्रस्ताव पास होंगे। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा बिंदु है, एक संघीय शासन के अंतर्गत, या ये कह सकते हैं दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत जो पांचवा बिंदु रखा गया, दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत जो पांचवा बिंदु रखा गया वो था कि प्रांतों में समूह बनाए जाए, प्रांतों में समूह बनाए जाए, प्रत्येक प्रांत में समूह हो और वो समूह निर्धारित करेंगे कि किस तरीके का भारत का संविधान बनेगा। ठीक है, तो प्रांतों में समूह बनाए जाए। और इसके बाद जो छठा सुझाव था, संघ के निर्णय पर जो प्रांतों से अगर कोई संघ निर्णय कर देता है और कोई प्रांत अपने विधान मंडल में उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो उसके लिए पुनर्विचार की बात रखी गई है। तो संघ के निर्णय पर पुनर्विचार की बात, ठीक है, संघ के निर्णय पर पुनर्विचार की बात भी रखी गई इसी दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत। तो दीर्घकालिक योजना की ये कुछ परिलक्ष्य रहे हैं कि हम दीर्घकालिक योजना में ये चाहते हैं कि संविधान किस तरीके का बने और कैसे कैसे उसमें कौन कौन चीजें रहे, कौन संघीय सरकार रहे, कौन उसमें प्रांत रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना में कुछ सुझाव भी दिए गए कि कौन कितने सदस्यों होने चाहिए। तो जो सुझाव रहे वो सुझाव क्या थे? सुझाव ये था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए, जिसमें 296 सदस्य कैसे हों? ब्रिटिश प्रांत से हों और 93 देसी रियासतों से हों। ठीक है, ये देसी रियासतों से हों। तो 296 जो 389 में आए ब्रिटिश प्रांतों से, उनको आनुपातिक आधार पर जातियों में विभक्त कर दिया जाए। ठीक है, ये भी व्यवस्था की गई कि हिंदू, मुस्लिम, सिख में अनुपात के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाए। अनुपात कैसे? जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है ना, कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा कर दिया जाए। इसी प्रकार से प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर सीटों को दिया कि संविधान सभा को 3 समूहों में बांट दिया जाए। 3 समूहों में बांट दिया जाए। संविधान सभा को 3 समूहों में बांट दिया जाए। पहला समूह वह हो जो हिंदू हो, थोड़ा सा जगह बना ले।
पहला समूह कौन रहेगा? 3 समूह में बांट दिया गया संविधान सभा को। संविधान सभा को 3 समूह में बांट दिया जाए, ठीक है ना। सुझाव दिया गया दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत पहला समूह कौन होगा? जो हिंदू बहुल क्षेत्र है और जहां पर पाकिस्तान दावा नहीं कर रहा है, वह हिंदू बहुल क्षेत्र, हिंदू बहुमत वाले क्षेत्र, जहां पाकिस्तान का दावा नहीं है, ठीक है। हिंदू बहुमत वाले वो क्षेत्र जहां पाकिस्तान का दावा नहीं है, जैसे मद्रास हो गया, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपका मद्रास हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र आएंगे, बंबई भी आएगा इसी में। बंबई हिंदू बहुमत वाले क्षेत्र जहां पाकिस्तान का दावा नहीं है। दूसरा वह समूह, दूसरा वह उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, दूसरा वह उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जहां पाकिस्तान का दावा है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र कौन कौन उसमें आ रहा है? पंजाब है, उत्तर बलूचिस्तान है, ये सारे क्षेत्र हैं जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र हैं जिन पर पाकिस्तान अपना दावा कर रहा है। और तीसरा वह क्षेत्र, तीसरा वह आपका समूह जो पूर्वोत्तर का है, जहां पाकिस्तान दावा कर रहा है। पूर्वोत्तर के क्षेत्र जहां पाकिस्तान का दावा है, इसमें कौन आ रहा है? बंगाल और असम, बंगाल और असम। तो इस प्रकार से 3 समूह बांटे गए। एक हिंदू बहुमत वाला क्षेत्र जहां पाकिस्तान का दावा नहीं है, एक उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जहां पाकिस्तान का दावा है, एक पूर्वोत्तर के क्षेत्र जहां पाकिस्तान का दावा है। तो ये कुछ दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत समूह बांटे गए, सुझाव दिए गए और इस प्रकार से योजना रखी गई। इसी के साथ साथ जो बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं, जो समूह है, जो प्रांतों में जो समूह बनाए गए हैं, वो प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते हैं, ठीक है। प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते हैं पहले चरण में प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते हैं। दूसरे चरण में वो सब मिल करके संघ का संविधान बनाएंगे, ठीक है। सब मिलकर संघ का संविधान बनाएंगे। तीसरा चरण क्या है? जब संघ का संविधान बन जाएगा तो संघ के संविधान को जब प्रांतों में भेजा जाएगा तो प्रांत चाहे, प्रांत के समूह चाहे तो उस संविधान को वापस भी कर सकते हैं, अपने संविधान को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रांत अपना संविधान चाहे तो जारी रखे या संघ के संविधान को स्वीकार करें, ठीक है। तो ये कुछ दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत था। इसके बाद एक अल्पकालिक योजना आई। अल्पकालिक योजना का उद्देश्य मैंने पहले ही बताया कि जब तक संविधान का निर्माण हो रहा है तब तक अंतरिम सरकार के गठन का बात करती है। अल्पकालिक योजना पर आते हैं। अल्पकालिक योजना क्या कहती है? अल्पकालिक योजना कहती है, कब आई थी? 16 जून 1946 को। अल्पकालिक योजना क्या कहती है?
16 जून 1946 को योजना आई। अल्पकालिक योजना कहती है कि संविधान के निर्माण तक भारत में एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए। क्या की बात करती है? तो अंतरिम सरकार की बात करती है, एक अंतरिम सरकार की बात करती है और कहती है ऐसी अंतरिम सरकार 14 सदस्यीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार होगी, जिसमें 6 सदस्य होंगे कांग्रेस के, ठीक है, 5 होंगे मुस्लिम लीग के और एक होगा ईसाई, एक होगा सिख और एक होगा पारसी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, जिसमें सीटों को पार्टियों में बांट दिया गया है, जातियों के या धर्मों के समूहों में विभक्त कर दिया है, उसकी जनसंख्या के आधार पर। तो इस प्रकार से अल्पकालिक योजना प्रस्तुत की गई। लेकिन आपको बताएं कि अगर इसका निचोड़ लिया जाए कि दीर्घकालिक योजना और अल्पकालिक योजना का परिणाम क्या रहा, इसका मूल्यांकन क्या रहा, तो इसका मूल्यांकन की बात करें, तो ये मूल्यांकन ये रहा कि ये दोनों योजनाएं भारत में पार्टियों को एक नहीं कर पाई। ठीक है, तो पार्टी या जो संगठन थे वो एक नहीं हुए, यानी मतभेद बना रहा और मतभेद बने रहने के कारण ये योजना फ्लॉप हो गई, ये योजना बेकार हो गई। ठीक है, इसका मुख्य बात एक ये भी थी कि इसमें कहीं पाकिस्तान देश का कोई जिक्र नहीं किया गया कि नहीं पाकिस्तान एक देश बना देंगे, नहीं, जो कि मांग थी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इस योजना का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया और यह एक फ्लॉप योजना रही। ठीक है, हालांकि अल्पकालिक योजना या इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के अंतर्गत जो 2 योजनाएं आई हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, तो इस योजना के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गवर्नमेंट का गठन हो गया था। ठीक है, ये कब क्या हुआ? जो अंतरिम सरकार बनी है भारत में, अंतरिम सरकार का गठन भारत ने कर लिया था। और कब किया था? तो ये 14 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसी प्रकार की जो अभी आपने अल्पकालिक योजना देखी, और 14 अगस्त को इसका गठन किया गया और 16 अगस्त को 1946 को प्रथम कार्रवाई की। 16 अगस्त 1946 को क्या किया गया? इस अंतरिम सरकार की प्रथम कार्रवाई की गई, यानी इसकी पहली बैठक की गई, इस पर कुछ निर्णय लिए गए। जैसे ही निर्णय, चूंकि आपको पता है कि जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। कौन शामिल नहीं हुआ? मुस्लिम लीग शामिल नहीं। परिणाम ये हुआ कि जगह जगह भारत में दंगे होने लगे और बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति पैदा हो गई देश में, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रथम कार्रवाई के बाद इस अंतरिम सरकार को अपनी कार्रवाइयां रोकनी पड़ी और लगातार भारत में कई महीनों तक दंगे चलते रहे। फाइनली 13 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ? मुस्लिम लीग अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग शामिल, इसको मनाया गया, शामिल किया गया, लेकिन बात अभी वही थी,
मामला वहीं तटस्थ था कि अभी दोनों पार्टियां, दोनों संघ अभी राजी नहीं थे संविधान के निर्माण के लिए। ठीक, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी हमें और आगे कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई अंतरिम सरकार की, जो कि गठन हुआ। इसके बाद चूंकि भारत में गवर्नमेंट का गठन हो नहीं पा रहा था, संविधान सभा का निर्माण हो नहीं पा रहा था, और संविधान सभा के निर्माण में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो सांप्रदायिक पार्टियां थी और आपसी मतभेद थे। तो ऐसे मतभेद वाले राजनीतिक दलों को अगर हम देश की आजादी सौंप देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंटबेटन को भारत में सांप्रदायिक पार्टियों को एक करने के लिए भेजा और बोला कि आप चाहिए और वहां पे जितने भी अलग अलग दल अलग अलग बातें करते हैं उनके साथ बैठक कीजिए और उसके बाद एक ऐसा निर्णय लीजिए जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए, सारी पार्टियां, सारे दल जिसमें राजी हो। तो ये माउंटबेटन साहब आए, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन लेके आए, माउंटबेटन योजना। इसको 3 जून योजना भी कहते हैं क्योंकि ये 3 जून 1947 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है ना, तो नहीं 3 जून 47 को रिपोर्ट आई, तो इसका मतलब ये है कि माउंटबेटन पहले आए होंगे। हाँ बिल्कुल, माउंटबेटन 24 मार्च को आए थे। 24 मार्च 1947 को भारत में इनका आगमन हुआ। इन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलकर के वार्ता की, लेकिन इनको कोई समाधान नहीं मिला, बल्कि बंगाल में और आसाम में भयंकर दंगे होने लगे। दंगे किस बात के होने लगे? उनको अलग एक देश की मांग चाहिए थी। पंजाब में दंगे होने लगे, उनको एक अलग देश मांग। तो परिणाम ये हुआ कि बंगाल और आपका पंजाब में जो दंगे हुए, तो जैसे दंगे हुए वैसे माउंटबेटन को समझ में आ गया कि यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव बहुत ज्यादा है, हमें एक देश को रख करके इस देश में संविधान सभा का निर्माण नहीं करा सकते हैं, देश को आजादी नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, हम इस देश को विभक्त कर दें। तो माउंटबेटन ने योजना बनाई किस प्रकार से देश का विभाजन किया जाए और कौन सी पार्टी कितनी सीटें किसको दी जाए, यही माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना असम, बंगाल और पंजाब को विभक्त कर दिया जाए। असम, पहला पॉइंट माउंटबेटन योजना का, असम को, बंगाल को और पंजाब को विभक्त कर दिया जाए। ठीक है, एक तरफ पंजाब भारत का होगा, एक तरफ पाकिस्तान को होगा, इस तरीके से आसाम में इसी तरीके से और पंजाब में इसी तरीके से। उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत, ठीक है ना, उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, और असम का सिलहट। यहां पर जनमत संग्रह किया जाए, जनमत संग्रह किया जाए कि आप भैया किस तरफ जाना चाहते हो। ठीक है, और तीसरा देशी रियासतों को छूट दे दी। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये बातें रखी गई। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत एक बात और आई, इन्होंने जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की 3 जून को, तो इन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दे दिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को जून 1948 तक आजाद करने की बात की थी। ठीक है ना, कब तक की थी? जून 1948 तक। कि अगर कोई सही संविधान सभा मिल जाती है, संविधान सभा को हम
हम आज़ादी स्वैप करके और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जून 1948 के पहले जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, तो कहीं न कहीं उसी योजना के अंतर्गत उन्होंने एक हिंट दे दिया कि हम 1948 के पहले ही आज़ादी सौंप सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ माउंटबेटन योजना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आज की क्लास में हम चाहते हैं कि भारत के संविधान के ऐतिहासिक का समाप्त हो जाए। बहुत दिन हो गया, आप लोग पढ़ चुके होंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नई दिशा की तरफ बढ़े, भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़े। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ेंगे। यहाँ तो थोड़ा सा आपको बन हो रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, 1947 का देश आजाद हुआ, तो उसकी आजादी के पहले एक विधेयक पास किया गया ब्रिटेन की संसद में, जिसका नाम था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना के अंतर्गत इस वो प्रस्ताव पेश किया गया उनकी संसद में, और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया। भारत को आजादी दे दी। आजादी देने के बाद कुछ जो बिंदु है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम, वो सबसे पहली जो बात रखी गई, कि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य होंगे। भारत व पाकिस्तान, ये क्या होंगे, 2 अधिराज्य बनेंगे। ठीक है, 2 अधिराज्यों का गठन किया गया। दूसरा जो पॉइंट रखा गया, विभाजन का रखा गया। कहां का विभाजन हुआ, पंजाब व बंगाल को विभाजित कर दिया गया। आधा पंजाब पाकिस्तान को दे दिया गया, आधा बंगाल पाकिस्तान को दे दिया गया, और एक सीमा आयोग का गठन कर दिया गया। सीमा आयोग का गठन कर दिया गया, जो सीमा की निगरानी करता रहेगा। ठीक है, तीसरा बिंदु रखा गया कि पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र दिए जाएंगे। पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र दिए गए, तो एक तो अब चला गया, देखो पंजाब टूटा तो बंगाल टूटा, तो पश्चिम का क्षेत्र चला गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र चला गया, पूर्वी पंजाब चला गया, नहीं सॉरी पश्चिमी पंजाब चला गया, और पूर्वी बंगाल का क्षेत्र चला गया। उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत ये भी चला गया, जहां पर जनमत संग्रह हुआ था। असम का सिलहट भी चला गया, असम का सिलहट भी चला गया। ठीक है, बहावलपुर भी चला गया, जो कि क्षेत्र था वहीं का। खैरपुर भी चला गया। बलूचिस्तान व 8 देसी रियासतें से मिलकर के आपका पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से बंटवारा 1947 के अधिनियम में किया गया। इसके बाद जो देसी रियासतें थी उस समय, क्योंकि आपने पढ़ा भी 93 देसी रियासतें थी, तो देसी रियासतों को छूट दे दी गई कि आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। देसी रियासतों को छूट दे दी गई। क्या किया गया, चौथा पॉइंट, देसी रियासतों को छूट दे दी गई कि आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। देसी रियासतों को छूट दी गई कि आप पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान मिल सकते हैं, भारत गणराज्य में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जनजातीय क्षेत्र थे, जनजातीय क्षेत्र से ब्रिटेन का किसी भी प्रकार का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी उसके पहले उन्होंने
कभी कोई कानून पास किए हो, कभी कोई आयोग बनाए हो, वो सारे समाप्त हो गए। तो जनजाति क्षेत्र पर से ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त, ठीक है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान चाहे तो एक ही गवर्नर जनरल रखें इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, चाहे तो दोनों आपस में सहमति बना करके एक ही गवर्नर जनरल की नियुक्ति करवाएं, और चाहे तो दोनों अपने अलग अलग गवर्नर जनरल बनवा सकते हैं, ठीक है। तो जो छठा पॉइंट है वो गवर्नर जनरल का है। गवर्नर जनरल कैसे, चाहे तो एक या भारत व पाक का अलग अलग, ठीक है। गवर्नर जनरल की यहां पर बात हुई। इसके बाद जो सातवीं बात रखी गई स्थलित अधिनियम में, वो 1935 का, जब तक संविधान का निर्माण हो रहा है तब तक 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, संविधान निर्माण के लिए पूरी छूट होगी भारत और पाकिस्तान को। अब यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। दोनों गणराज्यों को, दोनों अधिराज्यों को संविधान निर्माण की छूट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक गवर्नमेंट चुनी नहीं जाएगी, जब तक नई गवर्नमेंट का चयन नहीं होगा, तब तक संविधान सभा ही सरकार के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में काम करेगी, कौन करेगी? जब तक संविधान सभा का निर्माण हो रहा है तब तक संविधान सभा ही विधानमंडल बनी रहेगी। संविधान सभा बराबर विधानमंडल होगा, ठीक। संविधान सभा ही विधानमंडल का काम करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कोई बड़ा मुद्दा होता है, जो कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, कोई प्रभावशाली, ठीक है, या कोई बहुत धन के निर्गमन आगमन का कोई मुद्दा होता है, तो अभी भी गवर्नर जनरल अनुमति देगा। तो गवर्नर जनरल अनुमति देगा। और 1947 के बाद, अभी यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? गवर्नर जनरल जो है वो संवैधानिक प्रमुख। कौन है? संवैधानिक प्रमुख। यानी जितने भी बिल मसौदे पास करती है संविधान सभा, उसको गवर्नर जनरल हस्ताक्षरित करके क्राउन से पास करवाएगा, क्राउन से अनुमति देगा। उसके बाद 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत उनको आजादी या संविधान सभा को आजादी दे देगा, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल भी कौन है? संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ कि 12वें पॉइंट में समझ लेते हैं कि जो भी कोई नियुक्ति भारत के मंत्री ने या भारत सचिव ने, भारत सचिव की परिषद ने अगर कोई भी नियुक्ति की है, भारत सचिव ने, भारत मंत्री ने या परिषद ने अगर कोई भी असैन्य नियुक्त की है, असैन्य नियुक्त किसी को नियुक्त किया है, तो वो नियुक्ति 1947 में 15 अगस्त 1947 आजादी के मिलने के बाद भी जारी रहेगी, जारी रह सकती है, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 के बाद भी जारी रहेगी, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट हुए 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत विस्तृत रूप से मैंने आज मंत्रिमंडलीय योजना में दीर्घकालिक योजना, अल्पकालिक योजना, माउंटबेटन योजना और उसके बाद 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पढ़ा। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।
एक तरीके से संविधान के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।